हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम खेल का अर्थ, खेल की विशेषताएं और बालकों के खेल की क्या विशेषताएं होती हैं, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खेल का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्ले। खेल बच्चों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, मतलब सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से खेल खेलते हैं। बच्चों का स्वभाव ही खेल खेलने का होता है। खेलों के द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक अंतःक्रिया का विकास भी होता है। तो जब बच्चे खेलते हैं तो खेलने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास तो होता ही है, उसके साथ साथ सामाजिक अंतःक्रिया का विकास भी होता है। बच्चे समाज की काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे सहयोग है, भाईचारा है, समाज में कैसे जो है इंटरेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। खेलों को बालक की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, मतलब बच्चों की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसमें खेलों का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। खेल की जो क्रिया होती है वो अहम प्रेरित होती है, मतलब खुद से मोटिवेट होकर बच्चे खेल खेलते हैं तथा आनंददायक भी होती है। खेल की क्रिया में उत्साह, स्फूर्ति, आत्मविश्वास, चंचलता, प्रसन्नता आदि गुणों का विकास करती है। तो खेल क्या करते हैं, बच्चों के अंदर उत्साह, स्फूर्ति, आत्मविश्वास, चंचलता, प्रसन्नता, इन सब सभी गुणों का विकास करते हैं खेल। आधुनिक युग में खेल के महत्व को विद्वानों ने स्वीकार किया है, इसीलिए विभिन्न शाखाओं में खेल से जुड़ी विभिन्न क्रियाओं को शामिल किया गया है, जैसे ड्रामा, संगीत, विभिन्न खेल इत्यादि। आजकल दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी खेलों के महत्व को दर्शाया एवं बताया जा रहा है। खेलों से जुड़े खिलौनों के प्रयोग के माध्यम से बच्चों के बौद्धिक विकास को भी बल किया जा रहा है, या इसके ऊपर भी बल दिया जा रहा है। अब ग्रोस ने खेल के बारे में क्या कहा है कि खेलों के द्वारा बच्चे विभिन्न कौशलों का अभ्यास करते हैं। खेलों के द्वारा बच्चे विभिन्न कौशलों का अभ्यास करते हैं। क्रो ने क्या कहा है, खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वह करना चाहता है। मतलब जो व्यक्ति है वो बिजी रहेगा और काम करने के दौरान पूरी तरह से स्वतंत्र भी रहेगा जिस काम को व्यक्ति करना चाह रहा है, मतलब उसकी रुचि के हिसाब से जो है वो काम होगा। इसके बाद देखते हैं हरलोक ने खेलों के बारे में क्या कहा है। खेल वह कोई भी क्रिया है जो प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है, मतलब कोई भी क्रिया जिससे हमें आनंद आता है, परंतु इसके अंतिम परिणाम पर कोई भी विचार नहीं करता। अब जब हम लोग खेल खेलते हैं तो इस खेल का क्या रिजल्ट रहेगा, हम हारेंगे, जीतेंगे, ये चीज़ देखकर हम खेल नहीं खेलते। इसके अंतिम परिणाम की क्या है विचार हम लोग इसके ऊपर नहीं करते। कुछ लोगों ने खेल को रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति माना है तथा कुछ लोग इसे आनंदपूर्ण, स्वाभाविक तथा रचनात्मक क्रिया कहा है। वैलेंटाइन के अनुसार खेल किसी कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि जो खेल है किसी कार्य में क्या है, एक प्रकार का मनोरंजन है। अतः खेल एक स्वाभाविक और आत्म प्रेरित शारीरिक या मानसिक प्रक्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है तथा
जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता। इसके परिणाम पर कोई भी विचार नहीं किया जाता है। अब फ्रोबेल ने खेलों के बारे में क्या कहा है? बच्चे के विकास का सर्वोत्तम रूप खेल ही है। सक्रियात्मक होता है तथा अंतःकरण का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रसन्नता तथा संतोष प्रदान करता है। आंतरिक और बाहरी आराम होता है। अब देखिए हम लोग खेलों की विशेषताएं देखते हैं। जो खेल हैं 3 टाइप के खेल होते हैं। पहले होते हैं खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर कि कितने खिलाड़ी उसके अंदर हैं। दूसरे होते हैं स्थान के आधार पर कि जो खेल है वो अंदर खेले जा रहे हैं, इंडोर हैं या आउटडोर हैं। तीसरा टाइप होता है कि शारीरिक खेल है या मानसिक खेल है। मतलब खेलों के दौरान कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, माइंड एक्टिव है या हमारी फिजिक एक्टिव है। इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पहले खेलों की विशेषता देखते हैं कि खेलों की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली है खेल स्वतंत्र होते हैं। वास्तव में यह क्या है? स्वतंत्रता है। दूसरा पॉइंट है इसका, खेल साधारण या वास्तविक जीवन नहीं होते, एक काल्पनिक जीवन होता है खेलों का। खेल साधारण जीवन से भिन्न होते हैं। खेल व्यवस्था पैदा करते हैं। खेल के लिए व्यवस्था चाहिए। उसके बाद है खेल का संबंध किसी भौतिक रुचि से नहीं होता। इनमें कोई भी जो है लाभ नहीं उठाया जा सकता। जब लाभ के लिए खेल खेले जाते हैं तो खेल नहीं होता, उसको कार्य कहा जाता है। खेल एक क्या है? स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आत्म प्रेरित शारीरिक मानसिक क्रियाएं हैं। मतलब जब तक हम लोग खुद से ही मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हम खेल नहीं खेल सकते। इसके बाद आगे है खेल शारीरिक या मानसिक क्रिया है, अपने आप में पूर्ण होती है ये और स्फूर्ति चंचलता पैदा करती है हमारे अंदर। और इसका जो अंतिम परिणाम है उसके बारे में हम विचार नहीं करते। मान लीजिए जब हम खेल खेलते हैं तो शुरू में हम ये नहीं देखते कि हम जीतेंगे या हारेंगे। इसका कोई गुप्त लक्ष्य नहीं होता, केवल प्रत्यक्ष लक्ष्य होता है। खेल का जो मुख्य लक्ष्य है वो आनंद, स्वतंत्रता, इन दोनों की प्राप्ति होता है। खेल को जन्मजात प्रवृत्ति माना है, लेकिन यह बात सही नहीं है। मतलब यदि हम खेल की बात करें तो खेल जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि खेल जो है सीखने और वातावरण पर आधारित होती है। मतलब जन्म से ही वैसे हमारे अंदर खेलने की प्रवृत्ति होती है, पर कुछ खेल जो है हम लोग अपने वातावरण के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से या अपने समाज के हिसाब से भी सीखते हैं। प्रत्येक खेल में रचनात्मकता पाया जाए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक खेल के अंदर क्रिएटिविटी हो किसी बच्चे की, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खेल से क्या होता है? एक संतुष्टि आती है हमारे अंदर, प्रेरणा मिलती है हमें, अब हमारी इच्छा पर ही आधारित होता है और हमें आराम भी मिलता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 19 करैक्टरिस्टिक्स देखी हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल 10 भी याद होगी तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि खेलों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा जो बच्चों के खेल होते हैं उसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली है परंपराओं से प्रभावित। अब देखिए बच्चे का जो परिवार है उसकी क्या परंपराएं हैं, क्या उसकी रीति रिवाज है, या जिस समाज में बच्चा पला बड़ा है उसकी क्या संस्कृति है या क्या परंपराएं हैं, इससे खेल जो है वो प्रभावित होते हैं। तो समाज या देश से जुड़ी परंपराओं से बच्चों के जो खेल हैं वो अत्यधिक प्रभावित होते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जो बच्चों से बड़े हैं घर में, उनसे बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं और उनसे जो खेल बच्चे सीखते हैं उनमें थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन बच्चे कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो नयापन है ये हर पीढ़ी करती रहती है, थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है। तो यह किसी बालक विशेष का कार्य नहीं होता।
तो पहली करैक्टरिस्टिक्स हमने देखी है, परंपराओं से जो है बच्चों के जो खेल हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके बाद आगे है दिवा सौपन अवस्था। दिवा सौपन की अवस्था का प्रारंभ देखिए, जब बच्चा 10 साल की उम्र का हो जाता है लगभग, तो उसके अंदर डे ड्रीमिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो होता क्या है, बच्चा धीरे धीरे खेलों से जो बच्चे का मन है वो दूर हटने लग जाता है और खाली समय में बच्चा डे ड्रीमिंग करने लग जाता है। दिवा सपन मतलब दिन में ही सपने, बच्चा अपने खाली टाइम में क्या है अपनी कल्पनाओं में खोने लग जाता है, अपने सपने देखने लग जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ जो दिवा सपन की जो प्रकृति है या इसका जो नेचर है वो बदलने लगता है। इसके बाद आगे देखते हैं खोजक अवस्था। अब खोजक अवस्था क्या कहती है, जो बच्चा है वो जब खेल खेलता है ना तो बच्चे के अंदर एक खोज करने की प्रवृत्ति भी होती है। बालकों के खेलों का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो सबसे पहली अवस्था खोजक अवस्था होती है। इस दौरान क्या होता है, इस अवस्था के दौरान बच्चा जो भी कुछ देखता है उसको झपटने का प्रयास करता है। इस अवस्था से उसके हाथों में क्रियात्मक तथा कौशल का विकास प्रारंभ हो जाता है। कुछ समय के पश्चात बच्चा देखिए शुरू में घसीट कर चलता है, फिर बच्चा घुटनों के बल, फिर पैरों के बल चलता है। तो जब बच्चा खेलता है तो उसमें क्या है, गेंद वगैरह को बच्चा घसीटता है। तो शुरू में क्या होता है, बच्चा जैसे खिलौने आप दोगे तो मुंह में डाल लेगा, फिर धीरे धीरे बच्चा जो है गेंद से मतलब जब बच्चा घसीट कर चलने लगेगा तो चीज़ों को इधर उधर या खिलौनों को घसीटेगा, फिर बाद में बच्चा चलना सीखेगा। तो एक खोजक अवस्था, इस मतलब बच्चा जो है कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता रहता है। आगे है खिलौना अवस्था। 1 साल की अवस्था में क्या है, बच्चा जब 1 साल का होता है तो बच्चा खिलौनों से खेलना शुरू कर देता है। फिर 8 साल तक बच्चा जो है खिलौनों के साथ खेलता रहता है और ये जो है ये चरम सीमा पर यहाँ पर बच्चा पहुँच जाता है खिलौनों से खेलते समय। मतलब ये 1 साल का बच्चा शुरू करता है खिलौनों से खेलना और 8 साल तक ये चरम सीमा पर पहुँच जाता है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक यह समझता है कि खिलौनों में जीवन है। जब बच्चा 2 साल तक होता है तो उसको ये लगता है कि खिलौने के अंदर भी जान है। मान लीजिए कई बार बच्चा गिर जाता है और बच्चे के पास खिलौना रखा है तो माँ बाप खिलौनों को भी पीट देते हैं और बच्चा जो है फिर रोना बंद कर देता है। तो इस अवस्था में बच्चे को ये नहीं पता होता कि खिलौने के अंदर लाइफ नहीं है। इसके बाद आगे है खेल अवस्था। 1 वर्ष के पश्चात जब बच्चा ठीक से चलना शुरू कर देता है तब वह दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। शुरू में क्या होता है, दूसरे बच्चों के साथ खिलौनों से खेलता है बच्चा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है फिर बच्चा और दूसरे खेलों में रुचि लेने लग जाता है। शुरू में खिलौनों से खेलता है, फिर जो अदर गेम्स अदर जो प्लेज हैं उनमें बच्चा इनरोल होने लग जाता है। 8-9 साल तक क्या है खिलौनों के साथ खेलता है बच्चा, दौड़ने लग जाता है, फिर उसके बाद सामूहिक खेलों में बच्चे की रुचि हो जाती है। स्कूल शुरू होने पर वह नए नए बच्चों के साथ मिलता है, नए नए खेल सीखता है। इस अवस्था में उसको क्या है, शौक जो है विकसित बच्चे के होने लग जाता है जिसको हम लोग हॉबीज बोलते हैं। तो जब बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है तो वहाँ से जो है बच्चे के अंदर इनका हॉबीज का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद आगे है कि उम्र के साथ साथ जो है क्रियाओं में कमी आती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती रहती है तो बच्चा फिर और कामों में अपना टाइम स्पेंड करने लग जाता है और काम करने लग जाता है। तो खेलों के लिए जो है बच्चे को फिर कम समय लगता है, फिर बच्चा धीरे धीरे जो है खेलों की संख्या घटती चली जाती है बच्चों की। तो जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी खेल क्रियाओं में भी कमी आती चली जाती है। इसी कमी का मुख्य कारण होता है पढ़ने लिखने या काम की ओर जो है बच्चा उन्मुख हो जाता है। 7.5 वर्ष की अवस्था में खेल क्रियाओं की औसत संख्या देखिए, ये कुछ फैक्ट हैं जो कि मनोवैज्ञानिकों ने देखे हैं कि जब बच्चा 7.5 साल का होता है तो वो एक एवरेज गेम है कि 27 गेम खेलता है। फिर जब 11.5 का हो जाता है तो ये 27 से घटकर 21 हो जाते हैं। 16 साल की उम्र में
23 रह जाते हैं। मतलब आपको फैक्ट याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आपको केवल ये बात याद रखनी है कि उम्र के साथ साथ जो खेल हैं वे घटते चले जाते हैं उनकी संख्या। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के दोस्त की संख्या में भी कमी आ जाती है। फिर धीरे धीरे जो है खेल कम हो जाते हैं। शुरू में बच्चा 6 7 8 10 दोस्त रखेगा, मतलब 5 7, फिर धीरे धीरे 3 4 2, फिर एक पे भी आ जाएगा, मतलब बेस्ट फ्रेंड एक या दो ही रखेगा। तो उम्र के साथ साथ जो है खेलों की संख्या जो है वो घटती चली जाती है। इसके बाद आगे है बालक के खेल में भिन्नता। अब आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों के जो खेल हैं उसको खेलने में अंतर रहता है। यह खेल जो है खेलने के तरीकों में अंतर होने के कारण अब उम्र के साथ भी अंतर होता है। छोटे बच्चे कुछ और गेम खेलते हैं, उनसे बड़े कुछ और गेम खेलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो बच्चे हैं उनके खेल में भिन्नता पाई जाती है। फिर आगे है यौन उपयुक्तता। अब इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि बाल्यकाल में क्या है, बच्चे सारे बच्चे लड़का हो या लड़की हो मिलजुल कर खेलते हैं, एक जैसे गेम खेलते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे खेलों में अंतर पाया जाता है। लड़कियां कुछ और तरह के गेम खेलती है, लड़के कुछ और तरह के। जैसे लड़कियां गुड़िया वगैरह से खेलती हैं तो लड़के अलग गेम से खेलते हैं। इसके बाद देखिए खेलों के जो अनौपचारिक से औपचारिक परिवर्तन होता है, मतलब इनफॉर्मल से फॉर्मल हो जाते हैं। अब प्रारंभिक अवस्था में बालकों के खेल में किसी भी जब बच्चे शुरू में खेलते हैं तो औपचारिकता नहीं होती, उसके अंदर इनफॉर्मल होता है गेम। उनका जो खेल है वो स्वाभाविक होता है। बालक क्या करते हैं, कहीं पर भी किसी के साथ भी कितनी भी देर तक खेल लेते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, उन पर कोई किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी का ध्यान नहीं रहता बच्चों को। फिर क्या होता है, जब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती है, उनकी समझ बढ़ती है, तो फिर खेलों के औपचारिक नियमों का बच्चों को ज्ञान होने लग जाता है। फिर बच्चे ड्रेस पहन कर भी खेलने लग जाते हैं। जैसे बड़े बच्चे आप देखिए स्कूल के जैसे जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो वे ड्रेस वगैरह भी पहनते हैं। तो इस प्रकार उनमें खेल से जुड़ी औपचारिकता बच्चों के अंदर आने लग जाती है। और 12-13 वर्ष के जो बच्चे हैं वे फिर नियम बनाकर नियमों के हिसाब से जो है बच्चे खेलते हैं। इसके बाद आगे है शारीरिक क्रियाओं से जुड़े खेलों में कमी। अब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे बच्चे के जो शारीरिक खेल है उनमें कमी आ जाती है। फिर बच्चा माइंड माइंड के जो गेम है, मेंटली गेम ज़्यादा खेलना पसंद करता है। आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक क्रियाओं से जुड़े हुए जो गेम हैं उनमें भी कमी आती है। जैसे जैसे उसकी मानसिक योग्यताओं का विकास होता है वैसे वैसे बच्चे मानसिक खेलों में ज़्यादा रुचि लेने लग जाते हैं। जैसे रेडियो सुनना, टीवी देखना, खेल खेलना, शतरंज, कैरम, ताश खेलना। आजकल तो मोबाइल पे में बच्चे लगे रहते हैं, तो ये क्या है, ये मानसिक गेम इसको हम कहेंगे। फिर क्या होता है, जो खेलों की जो एक्टिविटी होती है उनके अंदर भी स्पेसिफिसिटी आ जाती है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जो खेल हैं उसमें विशिष्टता नहीं होती, क्योंकि उनके ध्यान का जो विस्तार है वो सीमित होता है बच्चों के। उनकी मानसिक और शारीरिक योग्यताएं भी सीमित होती हैं छोटे बच्चों की। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनके अंदर एक मैच्योरिटी परिपक्वता आने लग जाती है तथा बौद्धिक योग्यताओं का भी बच्चों के अंदर विकास हो जाता है। इससे क्या होता है, जो खेल की जो एक्टिविटी है उनके अंदर एक स्पेसिफिसिटी आ जाती है, उनके अंदर विशिष्टता आ जाती है। फिर आगे है खेल के समय में कमी, डिक्रीज आ जाता है प्ले टाइम के अंदर। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है तो खेलों के लिए जो बच्चे कम समय निकालते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के पास स्कूल का काम हो गया, घर के काम हो गए, और कामों में बच्चे व्यस्त रहते हैं, उनको और भी काम करने पड़ते हैं। तो पढ़ाई का बोझ भी उन बच्चों के ऊपर बढ़ने लग जाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो खेलने का टाइम है उसमें कमी आ जाती है। कम टाइम मिलता है बच्चों को, फिर कम ही देर तक बच्चे खेलते हैं। अब स्कूल का काम इतना अधिक हो जाता है कि खेल के लिए कम ही समय निकाल पाते हैं बच्चे, या बिल्कुल ही नहीं निकाल पाते।
तो शारीरिक क्रियाओं वाले खेल फिर जो है बिल्कुल नहीं खेल पाते, बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि बच्चे शारीरिक खेल खेल सकें। तो हमने यहाँ पर देखिए खेलों की विशेषता पढ़ी है। परंपराओं से प्रभावित होते हैं, दिवास्वपन अवस्था, खोजक अवस्था, खिलौना अवस्था, खेल अवस्था। फिर आयु के साथ साथ जो क्रियाएं होती हैं उनमें कमी आती है। खेल में फिर बच्चों के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खेलों में भी विभिन्नता होती है। यौन उपयुक्तता हमने देखी कि लड़के अलग तरह के गेम खेलते हैं, लड़कियां अलग तरह के गेम खेलती हैं। फिर अनौपचारिकता से मतलब इनफॉर्मल से फॉर्मल बन जाते हैं गेम। शारीरिक क्रियाओं से जुड़े जो खेल हैं उनमें कमी आ जाती है और क्रियाओं के अंदर विशिष्टता आ जाती है। खेल का जो टाइम है वो भी कम मिलता है बच्चों को। तो इस वीडियो के अंदर हमने खेल के बारे में जाना, खेल की डेफिनेशन देखी है, उसकी विशेषताएं और बच्चों के खेलों की क्या विशेषता होती है, इन सब को हमने डिटेल में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।